अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शिराज भुट्टो और आप देख रहे हैं टुडे व्यू। डियर व्यूअर्स, आज मैं और मेरे को होस्ट वजाद अब्रो यहाँ एक ऐसी पर्सनालिटी से इंटरव्यू करेंगे जिनसे यकीनन हमें बहुत प्रैक्टिकल बातें समझने और सीखने का मौका मिलेगा। यकीनन पाकिस्तान में हर साल हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो CSS एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके एक ऑफिसर बनने की एस्पिरेशन रखते हैं। यहाँ एक ऑब्जर्वेशन को तो जरूर मेंशन किया जा सकता है कि CSS एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके जिन 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स को ज्वाइन करने का मौका मिलता है उनमें सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स की जानिब से जिस ग्रुप को प्रेफर किया जाता है वो PAS यानी कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का है। तो आज के इस इंटरव्यू में हम एक डिस्ट्रिक्ट को एग्जाम्पलीफाई करके और चंद सवालात की मदद से ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एलोकेट होने के बाद जो असिस्टेंट और डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं उनको किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड चैलेंजेस को पूरा करना होता है, और साथ ही जो उनके जॉब की नेचर है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे बनती है। तो आज इस इंटरव्यू में जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने 2012 में CSS एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। ना सिर्फ इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया बल्कि पूरे पाकिस्तान में 26वीं पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एलोकेशन भी हासिल की। जहां तक इनके पर्सनालिटी की अगर बात की जाए तो इनके काम करने का जो अंदाज है और जो इनकी पब्लिक डीलिंग है वो बहुत ही डिस्टिंक्ट एंड नॉवल रही है। तो ये पर्सनालिटी कोई और नहीं बट दी वन एंड ओनली सर डॉक्टर काशिफ नबी हैं। तो चलें उनसे कुछ सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच सर। द पॉइंट इज आपने MBBS किया, आप डॉक्टर बने, फिर आपने वहां से मूव किया CSS एग्जामिनेशन की तरफ। इसका कोई खास रीजन दैट आपको MBBS का जो वो फील्ड है वो छोड़नी पड़ी और सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी पड़ी? सेकेंडली, आपने ना सिर्फ इस इम्तिहान को पास किया बट इन योर वेरी यंग एज 22 से 23 साल की उम्र में आपने यूज्ड टू 26th पोजीशन अक्रॉस द कंट्री। सो हाउ डिड यू मेक इट पॉसिबल इन सच अ यंग एज? थैंक यू वेरी मच फॉर कंडक्टिंग दिस इंटरव्यू। आज आपके तवज्जुह से मैं बहुत सारे नौजवानों को जो है उनके कुछ सवालात जो होंगे ज़ाहिर है उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। और देखें, पहली बात तो ये है कि जो मेरा मेडिकल से फिर CSS की तरफ का जो सफ़र है वो मैं कोई एक इंडिविजुअल केस नहीं हूँ। इस तरह के बहुत सारे हमारे अफसरान हैं जो कि पहले किसी न किसी प्रोफेशनल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे और उसके बाद फिर उनकी जो जर्नी है टुवर्ड्स CSS जो है वो चल पड़ी। तो मेरा भी कुछ यूं ही था, लेकिन मैं हर चीज़ मैंने थोड़ी सी जल्दी कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानियाँ हैं। मैं जब मेडिकल की उसमें सेकेंड ईयर में था, आई वॉज इन चांदका मेडिकल कॉलेज लाड़काना में ही, तो उसी दौरान मैंने CSS की तैयारी करना शुरू कर दी थी। अब क्यों की और इस तरफ मैं क्यों आया, तो मैं बहुत ही ऑनेस्टली आपको बताऊंगा कि उसकी कोई ख़ास वजह नहीं थी कि मैंने कोई CSS अफसर देखे थे या कोई मेरे घर में कोई चचा या कोई मामू CSS अफसर था तो उनको देख के मेरी कोई बड़ी वो जो है वो इंस्पिरेशन हो गई मेरी। नहीं, इस तरह कुछ भी नहीं था। मेरे वालिद साहब क्योंकि बहुत दफ़ा उन्होंने कहा भी था कि यार आपने आगे चल के जो है वो CSS करनी है और आप अफसर बनेंगे। तो आपको तो पता है हमारे सब कॉन्टिनेंट का कल्चर कुछ इस तरह का ही है कि हम वालिदैन को ना नहीं कर पाते हैं। तो बस उसी सिलसिले में जो है वो वालिद साहब ने कहा कि आपने अफसर बनना है, तो मैंने कहा ठीक है लब्बैक। तो बस उसी वजह से मैं बन गया अफसर। अदरवाइज इसकी कोई खास वजह नहीं थी कि क्योंकि मैं अपने मेडिकल प्रोफेशन में भी बड़ा अच्छा जो है वो एक स्टूडेंट था। आई वाज इन द टॉप 10 इन द कॉलेज, और अगर मैं उसको कंटिन्यू करता तो शायद और भी कहीं किसी अच्छी जगह पर होता। लेकिन बहरहाल इसकी मैंने आपको ये बताया कोई खास वजह नहीं थी। हाँ सर, CSS के इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स की जो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी ऑक्यूपेशनल ग्रुप होती है वो PAS यानी कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है। इसका रीजन ये बताया जाता है कि इस ऑक्यूपेशनल ग्रुप में डाइवर्सिटी ऑफ सर्विसेज बहुत ज्यादा है। सो वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू इन डिटेल कि वो कौन सी डाइवर्सिफिकेशन है जो कि दूसरे ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में नहीं मिलती। देखें, डाइवर्सिटी जो होती है ना वो उसे कहते हैं कि जब आप कोई भी अब जब काम करते हैं ना एक अरसे तक एक ही जगह पे एक ही सेटअप में एक ही तरह का काम करते हैं तो जिंदगी बड़ी मोनोटोनस हो जाती है। लेकिन हमारे सिविल सर्विस के अंदर ये जो 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं उसके अंदर भी खास तौर पर जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। डाइवर्सिटी कैसे है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पहली पोस्टिंग जो थी वो जाफराबाद में थी असिस्टेंट कमिश्नर। उसके बाद फिर मैं चला गया चमन, मिसाल के बाद किला अब्दुल्ला।
तो वहाँ पर मैं साल एक असिस्टेंट कमिश्नर रहा। उसके बाद फिर अगेन मैं गया असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू रहा नसीराबाद बलूचिस्तान में। अगेन फिर मेरी जाफराबाद में पोस्टिंग हो गई। उसके बाद जब मैं सिंध चला आया तो सिंध के अंदर फिर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी रहा वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं चीफ सेक्रेटरी सिंध के साथ उनका स्टाफ अफसर रहा, उनका डिप्टी सेक्रेटरी स्टाफ रहा। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हो गई है एज डिप्टी कमिश्नर। तो आप देख रहे हैं कैसे रोल्स चेंज हो रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, फिर असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, फिर फाइनेंस से स्टाफ अफसर से फिर डिप्टी कमिश्नर। तो ये इसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी। तो इस तरह की पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर ये बड़ी खास बात है कि उसके अलावा भी मेरे काफी बैचमेट्स हैं जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स लगे हुए हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो इसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। मुख्तलिफ रोल्स आप अज्यूम कर सकते हैं, एक ही चीज में आप चले नहीं चलते। इसीलिए पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है वो एक टॉप चॉइस है। अच्छा सर, यू मेंशन कि आपने बहुत से पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया है, ना सिर्फ सूबा सिंध बल्कि पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी काम किया है। द पॉइंट इज, आप जब भी किसी नए डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट हुए होंगे तो आप वहां जाने के फौरन जो दिन होंगे वहां पे जाके मीटिंग्स करते होंगे, कुछ प्लानिंग्स करते होंगे, आप एक एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस का ग्राफ बनाते होंगे। तो आपने इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आज तक कौन सी ऐसी रुकावटें और बैरियर्स एक्सपीरियंस ऑब्जर्व की हैं जिन्होंने आपको इन प्लानिंग्स को और अपने जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो उसको अचीव करने से रोका हुआ? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि सबसे बड़ी रुकावट तो इंसान के अपने जहन की होती है। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है और आपको जाना है और काम करना है तो फिर तो कोई भी रुकावट नहीं है। और मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफ डिस्ट्रिक्ट्स इन सिंध। तो यहाँ पर मैं जब आ रहा था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि यार आप जो है वो ना जाएं यहाँ पे, इट्स अ वेरी टफ डिस्ट्रिक्ट। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मेरी अप्रोच हमेशा से इंक्लूसिव रही है। मैं बड़ा ही अपने साथ लेके चलता हूँ चीज़ों को। यहाँ पर जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, मुझे आज 2 महीने पूरे हुए हैं, 60 दिन पूरे हुए हैं। और इन 60 दिनों के अंदर तकरीबन मैंने कोई 120-130 तक की कोई मीटिंग्स कर चुका हूँ मैं। अब देखें, अक्सर जब भी हमारे अफसरान नए नए जब जाते हैं किसी भी फील्ड में तो पहले क्या करते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जाके वहाँ पर जो है वो बड़ा सा एक कन्फ्रंटेशनल एक एटीट्यूड होता है। मैं जब गया तो मुझसे भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था, टीचर्स और डॉक्टर्स यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये भी इसी तरह का जो है वो कल्चर यहाँ पर लेके आएगा। लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की है यहाँ पर कल्चर चेंज करने की। तो मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने जब टीचर्स को और हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स को साथ बिठा के उनके मसाइल सुने और उनको इंक्लूसिवली जब मैं लेके चला तो चीज़ें बहुत मुस्बत एक डायरेक्शन में चल पड़ी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने के अंदर मैंने जो चीज़ें यहाँ पर अचीव की हैं तो वो मेरे लिए भी बड़ी खुशी का बायस हैं और इत्मीनान का बायस भी हैं। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो शिकारपुर में तकरीबन 1 महीने के अंदर हमने 20 बेडेड एक पीड्स इमरजेंसी जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश की है। और कल मुझे वहाँ के एमएस बता रहे थे कि बलूचिस्तान से बच्चे आ रहे हैं कुछ। एक तो बच्चा ऐसा था जो कि अपेरेंटली ही वाज ऑलमोस्ट डेड, तो उसको रिवाइव किया है डॉक्टर्स ने। तो ये इत्मीनान की बात है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। उसके बाद एक थैलेसीमिया सेंटर यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं। चीज़ें देखें, सरकार की तरफ से हर चीज़ मौजूद है, उनकी असिस्टेंस भी मौजूद होती है। बस विल पावर होना चाहिए। अगर आपके पास विल है तो बाकी कोई बैरियर नहीं है। बिल्कुल सर, आपको शिकारपुर में बतौर डिप्टी कमिश्नर 1 से 2 माह हुए होंगे। इस सिटी का वन ऑफ द हॉटेस्ट इश्यूज में से एक इशू वाटर मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज सिस्टम का है। इसके लिए बहुत सी बार बहुत सी अहम शख्सियात ना सिर्फ सरापा एहतजाज बल्कि भूख हड़ताल तक भी हो चुकी है, लेकिन अब भी लोगों को इस मसाइल के बारे में सही से सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो लिहाजा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर साफ पानी का मसला क्या है और इस के सोल्यूशन के लिए आपने क्या हिकमत अमली तैयार की हुई है? देखें, ये जो मसला है पानी का, ये तो बेसिकली यहाँ का एरिया जो है ना, यहाँ पर पेडी क्रॉप होती है, राइस क्रॉप, चावल की काश्त यहाँ पर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पानी जो है वो हमारे ज़मीनों के अंदर बहुत ज़्यादा एक मिकदार में आ गया, जिससे वाटर लॉगिंग और हमारी जो सैलिनेशन है वो बढ़ चुकी है। अब इसी वजह से हमारा जो पानी है शहर का जो वाटर टेबल है उसके अंदर TDS जो है वो बढ़ गया है। तो हमारे पानी की जब टेस्टिंग हुई थी तो TDS वॉज वेरी इंक्रीज, विच इज़ नॉट गुड फॉर
और कंजप्शन विच इज़ नॉट फिट फॉर आवर कंजम्पशन। इसी सिलसिले में अब मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि कोई हम यहाँ पर एक रिसर्च कंडक्ट करवाएं जिसमें हम कोई इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएँ। फॉर एग्जांपल ऐसे कोई प्लांटेशन हम यहाँ पर करें या इस तरह की कोई ट्रीज़ यहाँ पर हम लगाएं जिससे वाटर लॉगिंग का कुछ मसला हल हो सके, या हम अपने फार्मर्स को जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है यानी जैसे पेडी है उसके मुतबादिल कोई दूसरी चीज़ पर आमादा करें कि आप कोई दूसरी चीज़ काश्त करें। और बाकी जो इमीडिएट यहाँ पर जो इस मसले का हल है ये तो मैंने लॉन्ग टर्म में बता दिया आपको विच टेक्स अ लॉन्ग टाइम, लेकिन अगर इमीडिएट इसका हल निकालना है तो इसका इमीडिएट हल फिर आरओ प्लांट्स ही हैं। तो उसके लिए फिर कोई स्कीम इंशाल्लाह जो है वो जैसे ही हमारी डेवलपमेंट स्कीम्स आती हैं तो हम उसमें रख देंगे। तो यहाँ पर आरओ प्लांट्स जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि पूरे शहर के लिए लगा दें। अदरवाइज ये देरीना मसला है और ये इस तरह अगर कोई इनोवेटिव तरीके से हल नहीं किया गया तो ये मसला और भी ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा सर, आप जब शिकारपुर के दो अहम फ्रंट्स तालीम और सेहत पर आए तो कौन से मसाइल आपको दरपेश हुए और कौन से प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किए एंड व्हाट पॉलिसी हैव यू फॉर्मुलेटेड टू फर्दर इंप्रूव दीज टू फ्रंट्स? देखें, इसमें आपने सवालात एक ही सवाल के अंदर तो बहुत सारे सवालात कर दिए हैं। हेल्थ के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहली बात यह है कि डॉक्टर्स जो हैं वो हमें देखते हैं कि अवेलेबल हैं या नहीं है, कितने डॉक्टर्स मौजूद होते हैं अस्पताल में, कितने नहीं होते। उस सिलसिले में मैंने एक मीटिंग की है यहाँ पर हमारे जो डीएचओ हैं और डिफरेंट हमारे तालका हॉस्पिटल के एमएस या आरबीयूटी के एमएस हैं, उनके साथ हमने मीटिंग की है। तो कल मैं मीटिंग कर रहा था तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स ढूंढ निकाले हैं जो कि सैडली इदारों के जो संभालने वाले हैं, सरबराहान हैं, उनकी नज़र से भी नहीं गुजरे। तो वो कल हमने ढूंढ निकाले हैं, कोई 20-25 डॉक्टर्स हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि उनको वापस लेके आएं, अपने अपनी जगहों पर वो काम करें। डिसिप्लिनरी एक्शन जो उनके ऊपर होगा तो इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। जहाँ तक बात है तालीम के हवाले से, तो जब मैं आया हूँ तो कोरोना का एक सिलसिला चल पड़ा है तो स्कूल्स बंद हो गए हैं। लेकिन उसमें भी जो सबसे बड़ी जिस चीज़ की किल्लत है वो है टीचर्स की। यूँ समझ लीजिए कि जो टीचर्स हमारे रिटायर हो चुके हैं या जो हमारे टीचर्स एक्सपायर हो चुके हैं उनकी जगह जो है वो फिल करनी है, रिक्रूटमेंट नहीं है। तो तकरीबन 200-250 हमारे पास जो है वो टीचर्स की अभी भी सीटें खाली हैं जिनको पुर करना बड़ा ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ के स्कूल्स की तकरीबन जितने भी आप स्कूल्स देख लें उनमें अगर आप जाएंगे तो छतें टूटी हुई हैं और सैनिटेशन के हवाले से या उनकी बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं जो कि स्कूल्स के अंदर होनी चाहिए वो नहीं है। तो उस पर भी मेरी बात चल रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से बातचीत चल रही है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि इसी साल जो हमारा ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसी में कुछ हम अपने स्कूल अपनी तरफ से कोई डायरेक्शन इस तरह की नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ PC1s बना रहे हैं। डिफरेंट जो स्कूल्स हैं तकरीबन कोई हम यूँ समझ लीजिए कोई 100 एक स्कूल्स हम निकालेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा एनरोलमेंट है। तो उन स्कूल्स की छतें और उनकी जो बाउंड्री वॉल्स और बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं उनके हवाले से हम उनके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर हम इंशाल्लाह लिखेंगे सरकार को तो मिल जाएंगे। तो सर आपने यू मेंशन अबाउट सम सक्सेस के हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर अभी सिविल हॉस्पिटल में जैसे आपने एक चाइल्ड इमरजेंसी वार्ड काम किया है। द पॉइंट इज जो लोकल सिटीजन होते हैं उनको वहाँ का जो स्टाफ होता है उनकी कॉम्पिटेंस और उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बिहेवियर होता है उसके बारे में बड़ी शिकायत रहती है। तो आप इस फ्रंट को कैसे मतलब हल करेंगे कि स्टाफ का जो कॉम्पिटेंस लेवल है और जो उनका एटीट्यूड है वो दुरुस्त किया जा सके? देखें, एक तो चीज़ होती है पूरे कल्चर की जो मैंने आपको पहले बताया। अगर आप शिकारपुर को बाकी इलाकों से अलग समझ रहे हैं तो ये आपकी गलती है। बाकी जगहों पर भी इसी तरह के एटीट्यूड्स कमोबेश आपको नजर आते हैं। ये तो अब इस चीज़ को कैसे हल किया जा सकता है, तो उसके लिए हमें बिहेवियरल ट्रेनिंग्स करनी पड़ेंगी। उनको लगातार कॉन्स्टेंटली पुश करना पड़ेगा कि उनका काम जो है वो लोगों की खिदमत करना है। और इसी तरह से उनको अगर हम तरबियत उनकी करते रहेंगे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हम अपने अंदर अपने स्टाफ के अंदर पहले तो अपनी बात है ना, पहले तो अपने आप में एक पॉजिटिव हम चेंज लेके आए, एक बिहेवियरल चेंज लेके आए। हमारे अपने दरवाजे जो है आपको तो पता है कि काफी अफसरान के आपको शिकायतें मिलती होंगी इस तरह की कि हमारे अपने दरवाजे लोगों के लिए बंद होते हैं। पहला काम तो ये है कि हमें अपना दरवाजा खोलना पड़ेगा, उसके बाद बाकी दरवाजे भी खुल जाएंगे इंशाल्लाह।
अच्छा सर, इसके अलावा इंक्रोचमेंट का बड़ा मसला पूरे पाकिस्तान में भी देखा गया, यकीनन यही मसला शिकारपुर में भी एक सरफेस लेवल पे है। द पॉइंट इज गवर्नमेंट के डिफरेंट इदारे जो हैं वो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन शुरू करते हैं। एक तो उन ऑपरेशन को जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए उतनी मिलती नहीं है, दूसरी जितनी सक्सेस उनको मिलती है वहां भी देखा गया है कि थोड़े अरसे के बाद फिर से इंक्रोचमेंट का इशू इमर्ज हो जाता है। द पॉइंट इज क्या कोई ऐसी परमानेंट पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती जिससे इस इंक्रोचमेंट वाले प्रॉब्लम को फ्रॉम द रूट्स खत्म किया जा सके? देखिए, इस चीज में ये है ना, पहले तो बड़ी क्लियर चीज होनी चाहिए कि जो बंदा कहीं पर कोई भी चीज जाके इनक्रोच कर रहा है वो उसका हक नहीं बन जाता वहां पे। बिल्कुल। अक्सर लोग यही कहते रहते हैं कि जी जिस टाइम पे इंक्रोचमेंट हो रही थी तो सरकार किधर थी, यही सवाल आता है अक्सर। तो इसकी एनालॉजी इस तरह समझ लीजिए कि अगर कोई आदमी अपने सराहने कोई अपनी सामान रख के सो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका सामान उठा लें। चोरी करने का हक आपको नहीं मिल जाता क्योंकि वो आदमी सोया हुआ है तो इसलिए मैं उसका सामान उठा लूंगा। तो अगर सरकार सोई हुई थी या मिसाल के तौर पर उनके मुताबिक, तो इसका मतलब ये नहीं बन जाता कि उनका उस जमीन पर हक बन गया है। ठीक है, तो अब पहली बात तो ये तय करनी पड़ेगी हमें कि जो इनक्रोचर होता है वो इनक्रोचर ही होता है। बाकी सरकार अगर उनको एक मुतबादल जगह दे दे तो उसके लिए जो है वो बड़ी अच्छी चीज हो जाती है और एक फेवर समझनी चाहिए कि ये सरकार की तरफ से उनको फेवर दी जा रही है। अक्सर इशू भी यहीं पे आता है। हमने अब यहाँ पर शहर में अगर आप देख रहे होंगे कि बड़ी सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स हैं यहाँ पर। सर्दियों का सामान जो कंबल, चादरें और इस तरह के स्वेटर्स और ये जो सस्ती वाली चीजें होती हैं ये बेचने के लिए बहुत सारे लोग दूसरे शहरों से आते हैं और RBUT के बाहर आपने देखे होंगे कि पूरा एक लाइन लगी हुई है। इन लोगों के लिए हमने यहाँ पर एक मुतबादिल सस्ता बाजार कायम किया हुआ है। आज उस पर काम चल रहा है। इंशाल्लाह कल से जो है वो हम उनको मुतबादिल जगह भी दे देंगे और उनको शिफ्ट करके देंगे ताकि उनका कोई उज़र बाकी ना रहे। तो उसके बाद अगर किसी ने कहा कि नहीं हम जी वहां पर नहीं जाना चाहते तो फिर तो जाहिर है एक फोर्सेबल एक्शन जो है वो करना पड़ेगा हमें। सर, द पॉइंट इज यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है म्यूनसिपालिटी का, और यहाँ की जो सफाई सुथराई है उसका सबसे पहला इशू आता है कि सफाई सुथराई कॉन्स्टेंटली नहीं होती। दूसरा इसी के हवाले से इंक्रोचमेंट की कुछ अगर एडिशन हो जाए कि म्यूनसिपालिटी की तरफ से कौन सा कोई एक्शन या ऐसी पॉलिसी फॉर्मुलेशन हुई है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके? देखें, यहाँ पर सबसे पहले मैं जो आपसे बात करूंगा ना वो ये है कि लोगों के अंदर हमें सिविक सेंस भी देना पड़ेगा। म्यूनिसिपल सर्विसेज तो हमारी तरफ से भी उन पे कोशिश जारी है और हम बड़े अच्छे तरीके से हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं जितने भी हमारे वसाइल हैं। लेकिन इसके अंदर लोगों का भी एक किरदार है। हम बहैसियत एक कौम जो है हमें थोड़ा सा इस चीज की तरफ जाना पड़ेगा कि सिविक सेंस जो है वो हमें एक शऊरी तौर पर हमें अपने आप में पैदा करना पड़ेगा। आप किसी गली में अगर जाएं तो कूड़ा करकट हम वहीं पर फेंक देते हैं। आप ट्रैफिक रूल्स की अगर बात करें तो अगर पुलिस वाला कोई खड़ा ना हो, ट्रैफिक पुलिस खड़ी ना हो तो फिर हम ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पानी की अगर कंजम्पशन की बात आती है तो हम नल चला देते हैं और पानी अपना जो है वो ड्रेन्स में चलता रहता है, ड्रेन्स ओवरबर्डन्ड हो जाती हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें अपना भी एक किरदार, एक हैसियत एक शहरी के हमें अपना भी एक किरदार अदा करना पड़ेगा। बाकी म्यूनसिपालिटी की जो सर्विसेज हैं उसमें हम कोशिश करते हैं, हमारा फेसबुक पर भी पेजेस भी मौजूद हैं जिसपे हम अपनी प्रोग्रेस भी शो करते रहते हैं। जो मैंने आपको अभी एक जमीन के बारे में बताया, जो मुतबादल हम रास्ता दे रहे हैं वो भी म्यूनसिपालिटी की तरफ से दे रहे हैं। जो पार्क्स हैं उनको हम रिवाइव कर रहे हैं वो भी म्यूनसिपालिटी की तरफ से ही है। इंक्रोचमेंट्स के हवाले से ये है कि जो जब भी इंक्रोचमेंट्स की ड्राइव इस तरह की होती है कि उसमें किसी को आप फेवर दे देते हो या वो इनडिस्क्रिमिनेटरी नहीं होती। आप जब उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन करते हो कि जी इसकी जगह बच जाएगी, उसका घर जो है वो टूटेगा, तो फिर वो चीज अपना जो है वो फोर्स या अपनी पावर जो है वो छोड़ देती है। तो हम जब स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर हम अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो तो एक सर्कुलर रोड, दूसरा यहाँ पर एक ढक बाजार है वो, और दूसरा यहाँ पर एक गोल मार्केट। ठीक है, हम इन तीनों जगहों पर एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव इंशाल्लाह बस कुछ ही दिनों की बात है, एक पूरी स्ट्रेटजी हम उसमें बनाएंगे और उसके अंदर
शिकारपुर में मुझे ये सुनने में आया कि किसी जमाने में यहाँ पर जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है वो डक बाजार में जाया करती थी, गोल मार्केट से क्रॉस करती थी। तो अब हमारा भी विजन यही है कि कम से कम फायर ब्रिगेड जो है वो वहां से कहीं से जो है वो गुजर सके। तो इतनी जो है वो हम यहाँ पर इंक्रोचमेंट बस इतनी ही तोड़ेंगे जितनी की फायर ब्रिगेड की जगह बच जाए। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे ऑन बोर्ड मैंने ले लिए हैं। और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस इंतजामिया है, वो भी ऑन बोर्ड है। अब बस इस पे थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनाने की हमें जरूरत है। और इस पर जाहिर है कुछ लोग जिनके इस तरह के शॉप्स वगैरह अगर टूटेंगे तो उनको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन 90% आवाम जो है वो चाह रही है कि यहाँ पर इस तरह की और जब ये इंक्रोचमेंट हट जाएंगी ना तो उसके बाद इन्हीं लोगों का फायदा होगा। यहाँ पर जो ताजर बैठे हुए हैं उन्हीं का फायदा होगा, यहाँ के आम लोगों का फायदा होगा। एक दफा हो जाए उसके बाद खुद देख के उनको मजा आना शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि शिकारपुर को पुराने नक्शे पर जो है वो हम कुछ ना कुछ हद तक लेके आएंगे इंशाल्लाह। आप आखिरी सवाल आपसे, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं या जिस पोस्ट पर बैठे हैं, इसके लिए जरूरी होता है कि आप सोशल डिफरेंट सेक्शन के साथ कोऑर्डिनेट करके चले। तो शिकारपुर के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इंडिविजुअल लेवल पर जो सोशल वर्कर्स हैं, उनकी आपके साथ कितनी कोलैबोरेशन है इन ऑल सच इश्यूज व्हिच वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड? देखिए, मैं तो आपको यही बता रहा हूँ कि मैं बड़ा इंक्लूसिव किस्म का बंदा हूँ और मैंने तो सबको साथ लेके ही चलना है और अभी तक सबको साथ लेके ही चला हूँ। और यकीन माने इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये जो पीड्स का यूनिट बना है इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। थैलेसीमिया का सेंटर जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। यहाँ के लोगों का कमाल है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे लोग हैं और आप उनको एक विजन जब दे देते हैं तो उस पे अमल करने के लिए वो आप एक कदम लेंगे तो वो दो कदम आपके साथ लेते हैं। यहाँ पर हमने एक फार्मेसी बनाई है 24/7 फार्मेसी, जो कि 24 घंटे यहाँ पर खुली है। दवाई ना सिर्फ अवेलेबल होती है, दवाई विजिबल भी होती है, लोगों को दिख रही होती है कि दवाई पड़ी हुई है। अक्सर यही इशू आता है ना कि अस्पताल में जाते हैं कि सर दवाई मौजूद नहीं है। तो हमने अभी क्या किया है कि उनको दवाइयां देखने के लिए भी उनके रख दी हैं कि देख लें दवाई यहाँ पर मौजूद है, आप यहाँ से दवाइयां ले सकते हैं। तो वो 24 घंटे यहाँ पर आपको उसका दरवाजा खुला मिलेगा। और ये जो पीड्स इमरजेंसी यूनिट है ये भी आपको 24 घंटे आपको वहां पर खुला नजर आएगा। हर डॉक्टर हर वक्त मौजूद होता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के अस्पताल जो हैं वो अब पहले से 2 महीने पहले से काफी बेहतर हैं और इंशाल्लाह आइडियल तो हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, थोड़े कुछ अरसे के 4 सालों में 5 सालों में तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन बहरहाल ये है कि हम एक हद तक जा सकते हैं, एक बेहतरी हम एक हद तक लेके आ सकते हैं और उसमें हम कोशिश अपनी भरपूर कर रहे हैं। डियर व्यूअर्स, आज के शो में हमने ये सीखा कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ ये सीखा कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की सर्विसेज कैसे दी जा सकती हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर सर जैसे डिटरमाइंड एंड ऑनेस्ट ऑफिसर्स होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऐसा मसला नहीं होगा जिनका सोल्यूशन ना हो। हम सर से उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसी फॉर्मुलेशन हो, कोई ऐसा मॉडल हो क्रिएट करके जाए जो कि दूसरे असाइन डिप्टी कमिश्नर्स आए वो इसी मॉडल पर चलकर शिकारपुर के मसाइल हल करें।